हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू chemistrydiary.com। मेरा नाम है मोहित जैन और आज हम लोग 10th क्लास के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के 5वें लेक्चर में पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को शुरू कर दिया था और उसमें हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रियाओं के पहले प्रकार संयोजन अभिक्रियाओं को डिटेल में पढ़ लिया था। आज हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के अगले प्रकार वियोजन अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे और वियोजन अभिक्रियाओं को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं वियोजन अभिक्रियाओं के बारे में। वियोजन अभिक्रियाएं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। वियोजन अभिक्रियाएं, वियोजन अभिक्रियाएं इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रियाएं या अपघटन अभिक्रियाएं। वियोजन अभिक्रियाएं या अपघटन अभिक्रियाएं, और इनको ही हम लोग बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शंस। डीकंपोजिशन रिएक्शंस। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी संयोजन अभिक्रियाओं के बारे में, और संयोजन अभिक्रियाओं के बारे में हम लोगों ने आपको एक ट्रिक बताया था कि जुड़ना, अगर जुड़ना कहीं पर भी आता है तो वो हो जाएगी अपना संयोजन अभिक्रियाएं, और उसी में हम लोगों ने बात करी थी टूटना। ये ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई थी, टूटना। तो टूटना का मतलब है, अगर टूटना आ रहा है, हम लोग ध्यान रखेंगे टूटना का मतलब होता है वियोजन अभिक्रियाएं। कैसे होता है टूटना का मतलब वियोजन अभिक्रियाएं? मान लीजिए कोई पदार्थ है मेरे पास में A, ये टूटकर या वियोजित होकर, जैसा कि नाम से पता चल रहा है वियोजन या टूटना, अपघटन या टूटना। एक पदार्थ A है, ये अपघटन होकर या वियोजित होकर के या टूट करके दो या अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। ये मान लीजिए कोई एकल पदार्थ है, एकल पदार्थ है, ये टूटा और इसने टूट करके दो या अधिक पदार्थों का निर्माण किया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रियाएं या अपघटन अभिक्रियाएं। तो वियोजन अभिक्रियाओं की परिभाषा क्या हो जाएगी बच्चों? अगर इसकी परिभाषा की हम लोग बात करें, परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एकल पदार्थ एक अकेला पदार्थ टूटकर या वियोजित होकर दो या अधिक पदार्थों का, यहां पर दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, इस तरह से भी हो सकता है, दो वियोजित होकर दो या अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं हम लोग? वियोजन अभिक्रियाएं या अपघटन अभिक्रियाएं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एकल पदार्थ टूटकर या वियोजित होकर दो या दो से ज्यादा पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो उन अभिक्रियाओं को हम लोग क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रियाएं या अपघटन अभिक्रियाएं। उदाहरण के लिए बच्चों, अपघटन अभिक्रियाओं को समझने के लिए हम लोग एक क्रियाकलाप करते हैं, एक्टिविटी या क्रियाकलाप हम लोग कर लेते हैं। क्रियाकलाप हम लोग क्या करते हैं, एक परख नली लेते हैं, ठीक है, एक परख नली में ले रहा हूं, ये मैं इस तरह से परख नली ले रहा हूं। इस परख नली में बच्चों क्या लेते हैं हम लोग? फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स। ये मैंने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को ले लिया। यहां पर क्या लिया है मैंने बच्चों? फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स, फेरस सल्फेट के कुछ टुकड़े मैंने इसमें ले लिए छोटे छोटे, ठीक है। और इस परख नली को मैंने स्टैंड की सहायता से अच्छे से पकड़ के मैंने स्टैंड लगा दिया, और इसको क्या कर रहा हूं मैं, यहां से नीचे से बच्चों क्या करते हैं हम लोग, इसको गर्म करते हैं, ठीक है। परख नली ली मैंने एक, और उस परख नली में फेरस सल्फेट के कुछ क्रिस्टल ले लिए
और इन फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को हम लोग बर्नर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो बच्चों हम लोग क्या देखते हैं, इसमें एक रासायनिक अभिक्रिया होती है और रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो ये फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स थे, इनका जो हरा कलर था वो सफेद कलर में परिवर्तित हो जाता है। ये फेरस सल्फेट का बच्चों क्या होता है, हरा कलर होता है, हरा रंग। ये जैसे ही रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसको हम जैसे ही गर्म करते हैं तो ये हरा रंग सफेद रंग में परिवर्तित हो जाता है। और इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो किस तरह से वियोजन अभिक्रिया होती है, हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं बच्चों FeSO4 7H2O, इसमें इस तरह से जल के अणु भी फेरस सल्फेट के साथ में जुड़े हुए रहते हैं। इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। जैसे ही हम लोग इसको गर्म करते हैं, गर्म करने का बेटा ये ट्राइंगल का निशान होता है, इसको हम लोग गर्म करने का या तापमान दे रहे हैं या ऊष्मा दे रहे हैं तो उसके लिए यूज करते हैं। जैसे ही फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को हम गर्म करते हैं तो इसमें से जल के अणु निकल जाते हैं, Fe2 FeSO4 प्लस 7H2O, ठीक है। और इसका रंग हो जाता है बच्चों सफेद रंग। जो FeSO4 है फेरस सल्फेट, अब ये सफेद रंग में परिवर्तित हो जाता है। इसको और अधिक गर्म करने पर, अगर हम लोग और इसको गर्म करते हैं परख नली को, तो ये FeSO4 बच्चों क्या है, टूट करके फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 और SO3, ये फेरस सल्फेट इसको और अगर हम लोग गर्म करते हैं तो ये आगे टूटकर फेरिक ऑक्साइड ये हो गया सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसको मैं यहां लिख देता हूं सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। तो इस तरह से जो ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, अगर हम इसको देखें तो पहले यहाँ पर फेरस सल्फेट जिसमें कि जल के अणु जुड़े हुए थे, उसको जैसे ही हम लोगों ने गर्म किया, फेरस सल्फेट और इसमें से जल के अणु अलग हो गए। तो देखा, एक पदार्थ है, एक पदार्थ टूट करके दो पदार्थों का निर्माण कर रहा है। इस तरह से ये जो रासायनिक अभिक्रिया है वो वियोजन अभिक्रिया का एक प्रकार हो गई। नीचे देखें, ये फेरस सल्फेट को और अगर हम लोगों ने गर्म किया तो ये फेरिक ऑक्साइड, उसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में परिवर्तित हो जाता है। यहां पर भी एकल पदार्थ से दो या अधिक, यहां पर तीन पदार्थों का निर्माण हुआ है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को भी हम लोग जो वियोजन अभिक्रिया है उसका प्रकार में सम्मिलित करते हैं, उसके प्रकार में इसको काउंट करते हैं। तो ये हो गया अपना वियोजन अभिक्रिया का पहला उदाहरण और पहली एक्टिविटी। बच्चों इस एक्टिविटी को आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले हम लोगों ने एक परख नली ली, उस परख नली में फेरस सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स लिए जो कि अपने हरे रंग के होते हैं। परख नली को सावधानी पूर्वक हम लोग क्या बर्नर पे गर्म करते हैं। जैसे ही हम लोग इसको गर्म करना स्टार्ट करते हैं तो जो फेरस सल्फेट के हरे क्रिस्टल थे वो सफ़ेद रंग में या सफ़ेद क्रिस्टल में परिवर्तित होने लग जाते हैं। क्यों होने लग जाते हैं? क्योंकि इसमें से जैसे ही जल के अणु अलग होते हैं तो ये सफ़ेद रंग में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद में अगर फेरस सल्फेट को हम और गर्म करते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर एक पदार्थ से दो पदार्थों का निर्माण हुआ, यहाँ पर भी एक पदार्थ से दो पदार्थों का निर्माण हुआ। तो इस तरह से ये दोनों ही रासायनिक अभिक्रियाएं वियोजन अभिक्रियाओं का उदाहरण हो जाती हैं। इसके बाद अगला उदाहरण लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। ये हो गया अपना कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, या इसी को हम लोग मार्बल
या संगमरमर भी बोलते हैं। इसको जब बच्चों हम लोग गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम, ये रासायनिक अभिक्रिया हम लोग पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिन भुजा चूना, बिन भुजा चूना, और साथ में बनती है अपनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है या नहीं देख सकते हैं। कैल्शियम का एक, कैल्शियम एक, कार्बन एक एक और ऑक्सीजन 3। यहां पर भी देख लीजिए बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है या नहीं। Fe का 2 परमाणु है इस तरफ और इधर 1 है, तो यहां 2 कर देते हैं। सल्फर के 2 परमाणु हो गए, सल्फर के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 चौके 8, और यहां पर कितने परमाणु हैं ऑक्सीजन के, 3 और 3 6 और 2 8। तो ये रासायनिक अभिक्रिया अपनी संतुलित हो गई। अच्छा, इस रासायनिक अभिक्रिया में अगर हम लोग इसकी अवस्था, जो क्रियाकारक और उत्पाद हैं उनकी अवस्था लिखें तो अवस्था भी क्या हो जाएगी, ये अपना होता है सॉलिड अवस्था में या ठोस अवस्था में, ये भी अपना ठोस अवस्था में, और ये होता है गैसीय अवस्था में। ठीक है, यहां भी हम लोग लिख सकते हैं, ये अपना ठोस अवस्था में, ये ठोस अवस्था में, ये गैस अवस्था में, और ये गैस अवस्था में। ठीक है, ये ठोस अवस्था में और ये ठोस अवस्था में। तो ये अपना सेकंड उदाहरण हो गया वियोजन अभिक्रियाओं का। उसके बारे में हम लोग एक अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं वियोजन अभिक्रियाओं का, और अगले एग्जाम्पल के लिए हम लोग फिर से एक एक्टिविटी या क्रियाकलाप करते हैं। इस क्रियाकलाप में हम लोग, जैसे पिछले क्रियाकलाप में हम लोगों ने एक परखनली ली थी, सेम उसी तरह से एक परखनली लेते हैं और इस परखनली में अगला क्रियाकलाप करते हैं हम लोग, क्रियाकलाप 2। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सेम एक परखनली लेते हैं बच्चों, इस परखनली में लेड नाइट्रेट, क्या लेते हैं बच्चों, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, ये लेड नाइट्रेट हम लोग इसमें ले लेते हैं और इसको भी सेम उसी तरह से हम लोग बर्नर पर सावधानी पूर्वक गर्म करते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, जो ये लेड नाइट्रेट है ये इसमें टूटने लगता है गर्म करने पर, और यहाँ पर इसके परखनली के मुंह पर हमें ब्राउन कलर के या भूरे रंग के धुआं दिखाई देने लगता है। तो ये भूरे रंग का धुआं क्या होता है, किसका रंग, किस पदार्थ का ये धुआं होता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जो इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है वो किस तरह से होती है बच्चों। सबसे पहले जो लेड नाइट्रेट होता है गर्म करने के कारण टूटने लगता है, और किस तरह से टूटता है, PbNO3 होल ट्वाइस। जैसे ही इसको हम लोग गर्म करते हैं तो ये लेड ऑक्साइड में टूटता है बच्चों, PbO, लेड ऑक्साइड, और उसके साथ साथ बनाता है अपना ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और ऑक्सीजन। क्या बनाता है बच्चों, ये एकल पदार्थ है, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट जैसे ही इसको हम लोगों ने गर्म किया ये 3 पदार्थों में टूटा, लेड ऑक्साइड बनाया इसने, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया, और ऑक्सीजन गैस बनाई। तो एक पदार्थ से 3 पदार्थों का निर्माण हुआ, कहने का मतलब एक पदार्थ टूटकर 3 पदार्थों का निर्माण कर रहा है। अगेन ये रासायनिक अभिक्रिया भी वियोजन अभिक्रियाओं का उदाहरण इस तरह से बन जाती है। एकल पदार्थ है, इसने टूटकर 3 पदार्थों का निर्माण किया, तो ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई अपनी वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण। तो यहाँ पर जो भूरे रंग का धुआं निकल रहा था वो इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की वजह से, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ये हो गया अपना गैस, ये गैस, और ये सॉलिड अवस्था में। ठीक है बच्चों,
भी अपना होता है सॉलिड अवस्था में। लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल हम लोग इसमें लेते हैं जो कि सॉलिड अवस्था में होता है। लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनती है। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्रियाकलाप 2 और वियोजन अभिक्रियाओं का तीसरा उदाहरण। इस अभिक्रिया को देख लेते हैं संतुलित है कि नहीं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये भूरे रंग का, भूरे रंग का, ठीक है। देखें यहां पर लेड Pb1 है, Pb1, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 6 हो गया इधर, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 1, 1 और 2 3 और 2 5। ठीक है, तो किस तरह से हम लोग करें। सबसे पहले लेड नाइट्रोजन की बात करते हैं हम लोग। नाइट्रोजन को अगर हम लोग यहाँ पर 2 कर दें, नाइट्रोजन को 2 कर दिया तो 2 दूना 4 और 2 6 और 1 7। नहीं हुआ अभी भी। अगर यहाँ पर इस तरह से करें हम 2, तो नाइट्रोजन कितने हो गए 4। तो इस तरह से ये 4 नाइट्रोजन हो गए। Pb2 हो गए बच्चों, तो यहाँ भी 2 कर देते हैं हम लोग। अब बात करें ऑक्सीजन की, तो 6 दूना 12, 12 ऑक्सीजन हो गए, तो 8 और 2 10 और 2 12 ऑक्सीजन। तो ये हो जाएगा इसका संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने देखा था हर एक एग्जाम्पल में, हम लोगों ने क्या देखा कि इसको गर्म करने पर बच्चों एकल पदार्थ टूट करके 2 या अधिक पदार्थों में टूट रहा है, 2 या अधिक पदार्थों का निर्माण कर रहा है हर एक वियोजन अभिक्रिया में। तो जितनी भी वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं उनके 3 टाइप होते हैं। जितनी सारी वियोजन अभिक्रियाएं हैं उनके 3 प्रकार होते हैं, इस बात के आधार पर कि वो गर्म करने पर टूटता है या किसी और माध्यम से ऊर्जा लेकर टूटता है। तो अब हम लोग बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार। वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार। वियोजन अभिक्रियाओं में जो एकल पदार्थ टूट रहा है और टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण कर रहा है, तो एकल जो पदार्थ है वो टूटने के लिए ऊष्मा ऊर्जा ले रहा है या कोई ऊर्जा का दूसरा माध्यम से वो 2 या अधिक पदार्थों में टूट रहा है। इस आधार पर बच्चों जो वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले होती है अपनी ताप वियोजन या ताप अपघटन अभिक्रियाएं या ताप अपघटन। ताप अपघटन अभिक्रियाएं। ताप वियोजन या ताप अपघटन अभिक्रियाएं ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ये कैसी होती हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं या ऐसी वियोजन अभिक्रियाएं जिनमें वियोजन ताप के द्वारा या ऊष्मा ऊर्जा द्वारा किया जाता है। जैसे कि हम लोगों ने तीनों ही पिछले उदाहरणों में देखा था कि हर एक उदाहरण में हम लोगों ने पदार्थ को गर्म किया था जिसकी वजह से वो 2 या अधिक पदार्थों में टूटा था। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया में वियोजन जो होता है ताप द्वारा या ऊष्मा ऊर्जा द्वारा किया जाता है। एकल पदार्थ का जो वियोजन है, जो एकल पदार्थ है, एकल पदार्थ टूटता है तो वो ताप द्वारा या ऊष्मा ऊर्जा ग्रहण करके एक से अधिक पदार्थों में टूटता है। एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। अगर ताप द्वारा या ऊष्मा ऊर्जा ग्रहण करके करता है तो ऐसी वियोजन अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ताप अपघटन अभिक्रियाएं। दूसरा टाइप होता है बच्चों दूसरा टाइप अपना होता है
प्रकाश अपघटन अभिक्रियाएं। सेकंड टाइप अपना होता है प्रकाश अपघटन अभिक्रियाएं। प्रकाश अपघटन अभिक्रियाएं या प्रकाश वियोजन अभिक्रियाएं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, प्रकाश अपघटन, जो एकल पदार्थ का अपघटन है या वियोजन है वो प्रकाश ऊर्जा से होता है। प्रकाश ऊर्जा से मतलब सूर्य के प्रकाश से होता है। तो ऐसी वियोजन अभिक्रियाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश अपघटन अभिक्रियाएं। तो यहां पर जो एकल पदार्थ का वियोजन होगा, वियोजन या अपघटन जो होगा प्रकाश ऊर्जा द्वारा होगा। प्रकाश ऊर्जा द्वारा होगा मतलब एकल पदार्थ को प्रकाश ऊर्जा दी जाएगी जिसकी वजह से वो टूट करके दो या अधिक पदार्थों में टूट जाएगा, दो या अधिक पदार्थों का निर्माण करेगा। जैसे कि उदाहरण के लिए हम लोग लेते हैं बच्चों, फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक चाइना प्लेट में बच्चों क्या करते हैं, थोड़ा सा ये अपनी हो गई एक चाइना, इसमें हम लोग सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड, ये AgCl, ठीक है, ये ले लिया हम लोगों ने सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को लेकर थोड़ी देर के लिए इसको क्या करते हैं हम लोग बच्चों, सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं और यहां से ये अपना आ रहा है सूर्य का प्रकाश। थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने सिल्वर क्लोराइड को एक चाइना प्लेट में लेकर, एक प्लेट होती है, ये कोई भी कटोरी में ले सकते हैं हम लोग, इसको लेकर सूर्य के प्रकाश में रख दिया। थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि जो सिल्वर क्लोराइड का सफेद रंग है वो क्या हो जाता है बच्चों, इसका जो सफेद रंग है वो परिवर्तित हो जाता है, वो बदल जाता है ग्रे कलर में, ग्रे रंग या धूसर कलर में, धूसर, ग्रे कलर या धूसर रंग में परिवर्तित हो जाता है। क्या कारण होता है इसका? जैसे ही हम लोग सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है, इस सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होकर या टूट करके क्या बनाता है, ये सिल्वर क्लोराइड AgCl बच्चों सूर्य के प्रकाश में टूट करके क्या बनाता है, Ag प्लस Cl2। तो इसको संतुलित कर लेते हैं, ये हो गया अपना सॉलिड अवस्था में, ये भी ठोस अवस्था में, और ये क्लोरीन गैस होती है जो कि निकल जाती है। तो ये जो सिल्वर या Ag बना, इसकी वजह से जो इसका सफ़ेद कलर था बच्चों, सफ़ेद रंग बदल जाता है किस कौन से कलर में, ग्रे कलर या धूसर रंग में। तो ये रासायनिक अभिक्रिया होती है। यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड एकल पदार्थ है, टूट करके दो या अधिक पदार्थों का निर्माण कर रहा है। यहाँ पर दो पदार्थों का निर्माण कर रहा है, सिल्वर और क्लोरीन गैस। इसलिए इसको भी हम लोग कौन सी अभिक्रिया को उदाहरण में लेते हैं, वियोजन अभिक्रिया में। लेकिन इसमें जो वियोजन है, सिल्वर क्लोराइड का वियोजन है बच्चों, वो किसके द्वारा हो रहा है, वो हो रहा है सूर्य के प्रकाश के द्वारा। ये कौन सी ऊर्जा को ले रहा है, प्रकाश ऊर्जा को ले रहा है, और प्रकाश ऊर्जा को लेकर के दो पदार्थों में टूट रहा है। तो अगर ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ प्रकाश ऊर्जा को लेकर के दो या अधिक पदार्थों में टूटता है तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश अपघटन अभिक्रियाएं या प्रकाश वियोजन अभिक्रियाएं। ऐसे ही हम लोग अगर बात करें सिल्वर ब्रोमाइड की, AgBr, तो ये भी क्या होगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किसमें टूटेगा, Ag प्लस ब्रोमीन में। ठीक है, यहां पर भी सेम एकल पदार्थ है, टूट करके दो पदार्थों का निर्माण कर रहा है और सूर्य के प्रकाश को लेकर के या अपना जो है प्रकाश ऊर्जा को लेकर के ये दो पदार्थों में टूट रहा है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, ठीक है, या प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। तो ये हो गया अपना प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, दूसरा प्रकार वियोजन अभिक्रिया का। इसके बाद में तीसरा और आखिरी प्रकार हम लोग लेते हैं
वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। कौन सा प्रकार पढ़ते हैं हम लोग बच्चों? अगला वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रियाओं का ये तीसरा प्रकार है। थर्ड टाइप अपना हो गया वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है वैद्युत अपघटन, यहां पर किसी भी पदार्थ का जो अपघटन होगा वो वैद्युत या विद्युत धारा के द्वारा होगा। किससे होगा बच्चों? विद्युत धारा। विद्युत धारा प्रवाहित कर हम लोग एकल पदार्थ को या किसी भी पदार्थ को दो या अधिक पदार्थों में तोड़ेंगे, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हो जाएंगी? वैद्युत अपघटन अभिक्रियाएं। इसमें पदार्थ का वियोजन, वैद्युत या विद्युत धारा प्रवाहित करके किया जाता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? वैद्युत अपघटन अभिक्रियाएं या वैद्युत वियोजन अभिक्रियाएं। अब इसका एक उदाहरण लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है वो, और वो उदाहरण है बच्चों जल का वैद्युत अपघटन। क्या है? जल का वैद्युत अपघटन। इसके लिए हम लोग एक्टिविटी करते हैं, क्रियाकलाप नंबर 3। क्रियाकलाप 3 अपना कौन सा हो जाएगा? उदाहरण लेते हैं अपन प्रकाश वैद्युत अपघटन अभिक्रिया का। वो हो जाएगा जल का वैद्युत अपघटन। जल का वैद्युत अपघटन। इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं बच्चों, एक बीकर लेते हैं। इस बीकर में हम लोग दो कार्बन के दो रॉड लगा देते हैं। कार्बन या प्लेटिनम के दो रॉड हम इस तरह से बच्चों लगा देते हैं। ये हो गए कार्बन या प्लेटिनम। रॉड, ठीक है। और इस बीकर में हम लोग क्या कर लेते हैं बच्चों? क्या भर लेते हैं बच्चों? इस बीकर में हम लोग भर लेते हैं जल या पानी। इस बीकर में हम लोग जल भर लेते हैं। अच्छा, दोनों ही एक इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या कर देते हैं बच्चों? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। ये हो गया बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, और एक को जोड़ देते हैं हम लोग बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। ये हम लोगों ने क्या कर दिया? एक इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया नेगेटिव टर्मिनल से और एक को जोड़ दिया पॉजिटिव टर्मिनल से। तो ये वाला इलेक्ट्रोड हो गया अपना नेगेटिव इलेक्ट्रोड और ये वाला इलेक्ट्रोड हो गया अपना पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और हम लोगों ने क्या किया बच्चों? दोनों ही इलेक्ट्रोड के ऊपर एक एक परख नली को हम लोग इस तरह से उल्टा करके बच्चों हम लोग रख देते हैं। इस तरह से हम लोग एक एक परख नली को हम लोग क्या कर देते हैं? उल्टा करके ये दो परख नली हो गई। एक परख नली को हम लोगों ने इसके ऊपर रख दिया, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, इस रॉड के ऊपर, और एक को रख दिया हम लोगों ने इस रॉड के ऊपर। इन रॉड को हम लोग इलेक्ट्रोड्स भी बोलते हैं, क्योंकि इस रॉड को हम लोगों ने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? कैथोड। क्या बोलेंगे बच्चों? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैथोड। ये हो गया अपना कैथोड। और इस इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एनोड। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं? बैटरी का स्विच ऑन कर देते हैं और इस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होने देते हैं। और हम लोग कुछ समय बाद क्या देखते हैं बच्चों?
यहाँ पर इस परखनली में क्या है बच्चों, गैस का निर्माण होने लगता है। ये यहाँ पर गैस होने लगता है, गैस का निर्माण होने लगता है, और ऐसे ही यहाँ पर ये यहाँ तक पानी भरा हुआ है और ये यहाँ पर ये गैस का निर्माण होने लगता है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से इन दोनों ही परखनलियों में गैस का निर्माण होने लगता है। इसमें कैथोड वाली परखनली में हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है और एनोड वाली परखनली में ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। तो क्यों कैथोड वाली परखनली में हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है और एनोड वाली परखनली में ऑक्सीजन गैस का निर्माण क्यों होता है, इसके लिए हम लोगों को इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको समझना पड़ेगा। तो क्या रासायनिक अभिक्रिया होती है, सबसे पहले जो जल है, वो जो पानी का मॉलिक्यूल है वो इस तरह से टूटता है बच्चों, H प्लस OH माइनस में। ठीक है, ये इस तरह से टूटता है। और जो ये हाइड्रोजन धनायन होते हैं, हाइड्रोजन आयन होते हैं, धनावेशित आयन होते हैं, और ये किस तरफ जाएंगे, ऋणावेशित प्लेट की तरफ जाएंगे, ऋणावेशित कैथोड की तरफ जाते हैं। तो इसलिए जो कैथोड पर अभिक्रिया होगी, कैथोड पर क्या होता है बच्चों, कैथोड पर जो अभिक्रिया होगी ये H प्लस आयन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। 2 H प्लस आयन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेंगे। यहाँ पर ये कैथोड पर रिडक्शन या अपचयन की क्रिया होती है। जब भी कोई अणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसका अपचयन होता है। आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं में। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस में बदल जाता है H प्लस आयन। इसी तरह से एनोड पर क्या होगा, एनोड या इस वाली प्लेट पर, ये धनावेशित प्लेट होती है, इसलिए जो OH माइनस आयन है वो एनोड की तरफ आकर्षित होंगे और एनोड पर जाकर ये अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो ऋणावेश है, उसको त्याग करके ये क्या करेंगे, 2 OH माइनस आयन, एक पानी का अणु, हाफ ऑक्सीजन और 2 इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकाल देंगे और इस तरह से एनोड पर हो जाएगा बच्चों ऑक्सीकरण। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन का हाफ अणु है, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर 4 OH माइनस हैं तो 2 जल पानी के अणु निकलेंगे और 1 ऑक्सीजन गैस का अणु निकलेगा और 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। कैसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया हो गई, अपचयन की अभिक्रिया हुई जिसके वजह से हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ, और एनोड पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हुई जिसकी वजह से ऑक्सीजन गैस का निर्माण हुआ। ये हो गया अपना ऑक्सीजन गैस। इसी वजह से यहां पर ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है इस वाली परखनली में, या एनोड पर, और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस अभिक्रिया को हम लोग कंबाइन रूप में किस तरह से लिख सकते हैं। कंबाइन रूप में लिखने के लिए हम लोग कंबाइन वे में हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, H2O ये टूटकर क्या करते हैं बच्चों, H2 प्लस O2 का निर्माण करते हैं, और ये हो जाएगा अपना इसके 2 अणु और इसके 2 अणु। ये संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हो गई। तो जैसा कि ये अपना हो गया, जल का एक अणु टूट करके 2 पदार्थों का निर्माण कर रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का निर्माण कर रहा है, इसलिए ये अभिक्रिया कौन सी हो जाती है, वियोजन अभिक्रिया का प्रकार। ठीक है, और वियोजन अभिक्रिया में भी ये काम हो रहा है वैद्युत धारा प्रवाहित करके, वैद्युत धारा, इसलिए इन अभिक्रियाओं को वैद्युत अपघटन अभिक्रियाएं या वैद्युत वियोजन अभिक्रियाएं भी हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पर जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस तो ज़्यादा बन रही है क्योंकि इतनी हाइड्रोजन गैस बन रही है, जबकि ऑक्सीजन गैस केवल इतनी बन रही है। तो इसका कारण क्या है बच्चों, आप लोगों के एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दे रखा है कि वैद्युत अपघटन के क्रियाकलाप में जो हाइड्रोजन गैस बनती है उसका आयतन ऑक्सीजन गैस के आयतन से ज़्यादा क्यों होता है। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जल का जब एक अणु वियोजित होता है तो हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु बनता है। जब हाइड्रोजन के 2 अणु बनेंगे तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन
ज़्यादा निकलेगी, और ज़्यादा निकलेगी तो यहाँ पर हाइड्रोजन की जो मात्रा होगी, हाइड्रोजन का जो आयतन होगा वो भी ज़्यादा होगा। ऑक्सीजन का एक अणु निकलता है तो ऑक्सीजन की मात्रा आधी होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये अपना वैद्युत अपघटन अभिक्रिया हो जाती है, जल का वैद्युत अपघटन, जिसमें कि जल का एक अणु हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के अणुओं में टूट जाता है। हाइड्रोजन गैस के 2 अणु बनते हैं और ऑक्सीजन गैस का एक अणु बनता है। ठीक है, तो ये थी बच्चों अपनी वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार। उससे पहले सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एकल पदार्थ टूट करके 2 या अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रियाएं। और उसके बाद में हम लोगों ने वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े थे। सबसे पहला प्रकार पढ़ा था हम लोगों ने ताप अपघटन अभिक्रियाएं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें वियोजन ताप के माध्यम से किया जाता है या ऊष्मा ऊर्जा के माध्यम से किया जाता है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रियाएं। दूसरा प्रकार हम लोगों ने पढ़ा था उसमें प्रकाश अपघटन अभिक्रियाएं, जिनमें जो वियोजन होता है वो प्रकाश ऊर्जा से या सूर्य के प्रकाश के माध्यम से किया जाता है। और तीसरा टाइप हम लोगों ने पढ़ा था वैद्युत अपघटन अभिक्रियाएं, जिनमें जो वियोजन होता है वो विद्युत धारा प्रवाहित करके किया जाता है। अब जो ये सारी वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं बच्चों, वो होती हैं वियोजन अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी प्रकार की होती हैं। क्या होती हैं वियोजन अभिक्रियाएं, ऊष्माशोषी। वियोजन अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी या एंडोथर्मिक होती है। क्या मतलब होता है इस बात का, वियोजन अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी होती हैं। जैसा कि हम लोगों ने वियोजन अभिक्रियाओं के सभी उदाहरणों में देखा था कि जैसे ताप अपघटन अभिक्रियाएं थी, उनमें ताप के द्वारा या ऊष्मा ऊर्जा के द्वारा एकल पदार्थ 2 या अधिक पदार्थों में टूटता है। उसी तरह से प्रकाश अपघटन अभिक्रियाओं में भी प्रकाश के माध्यम से या सूर्य के प्रकाश के माध्यम से जो एकल पदार्थ है वो 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूटता है। और तीसरा वैद्युत अपघटन अभिक्रियाएं, उनमें जो पदार्थ है वो वैद्युत धारा के द्वारा 2 या अधिक पदार्थों में टूटता है। तो इसका मतलब हो गया हर एक वियोजन अभिक्रिया में कोई ना कोई ऊर्जा किसी न किसी माध्यम में अवशोषित की जा रही है, अभिक्रिया के अंदर ली जा रही है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कौन सी हो जाएंगी, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, जो संयोजन अभिक्रियाएं होती हैं वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं, जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा या ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है। जबकि यहाँ पर क्या होगा बच्चों, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें ऊष्मा अवशोषित की जाएगी या ग्रहण की जाएगी। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है। ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है, उनको हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। उदाहरण के लिए जितनी भी वियोजन अभिक्रियाएं हम लोगों ने पढ़ी थी वो सारी वियोजन अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं हैं, क्योंकि उन सभी वियोजन अभिक्रियाओं में जो है ऊर्जा को किसी न किसी रूप में अवशोषित किया गया था या ऊष्मा को किसी न किसी रूप में अवशोषित किया जाता है, जिनमें ऊष्मा या ऊर्जा, यहाँ पर हम लोग ऊर्जा भी लिख सकते हैं, ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है, वो ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं ये कहलाती हैं। ऊर्जा या इसमें ऊष्मा भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया अपना ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं और वियोजन अभिक्रियाएं। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में। तब तक बच्चों आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।